शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह या अरोड़ा राय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरोड़ा राय। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को परिपाटी में लाने के संदर्भ में बहुत प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया था और इसमें अरोड़ा राय का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार। तो सही उत्तर है निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन ए। दोस्तों निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनाव में निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 19। तो सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों और कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार आप जान लीजिए ये वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, ये आपका सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो ये कौन सा? ये आपका सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई, बिल्कुल सही। और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी क्यों नहीं सही है? तो आप जान लीजिए, मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। पहला है धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्मस्थान अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। तो इसमें से आपको चयन करना है जो भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है और ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, और जो ऊपर के 3 अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार या देश की रक्षा का अधिकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देश की रक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। देश की रक्षा मूल कर्तव्य है जो कि संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के खंड घ में वर्णित है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? आपको बताना है। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सही है, धार्मिक आधार पर कर निषेध ये आपका गलत है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है भाग 3 मूल अधिकारों का जो भाग है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और इसके तहत राज्य बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कथन ये जो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो सही उत्तर है प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब वर्तमान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं यह है भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत जनता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 19। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है और अनुच्छेद 19 एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन या विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन? तो सही उत्तर है किसी अभिव्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 29 या 32? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 29 ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में जो है विचार किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हुए हैं तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अनुच्छेद 236, 224, 74 या अनुच्छेद 32?
तो सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसलिए यदि किसी नागरिक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो सही उत्तर ऑप्शन डी समानता का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता यानी इक्वलिटी के बारे में उपबंध किए गए हैं और समानता के मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन है 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे या 24 घंटे। तो सही उत्तर जो अधिकतम समय है वो 24 घंटे के भीतर होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है और इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के अंतर्गत प्रतिस्थापित है किस अधिकार में? तो सही उत्तर उपाधियों का अंत समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है और ये अनुच्छेद 18 में शामिल है। अगला प्रश्न है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। ये भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर समानता का अधिकार हो जाएगा। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधान कर सकती है और संविधान के अंतर्गत ये समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, लेकिन अपवाद स्वरूप सरकार को अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है। 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार या बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उत्पन्न होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं। ये भारत के संदर्भ में सही है। दोस्तों, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं और ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल सही है।
कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो है कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया? ऑप्शन है समाज संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और बी है ए को संविधान के अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ना, सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। दोस्तों आप जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में ये निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है और इनको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं या कौन सी व्यवस्थाएं हैं? इसमें देखिए, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आपका सही नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी सही नहीं है। और देखिए, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो 1 और 4 आपके सही हैं। कैसे? आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 1 और 4 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है क्या क्या चीजें? इसमें आप देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, सही। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी आपका सही है। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये सही नहीं है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों में धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य यानी 1, 4 और 5। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 में सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी सभी उपबंधों के अधीन रहते हुए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत से संबंधित है और ये मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, इसलिए अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हमें शरीर चाहिए, सशरीर उपस्थित होना। परमादेश, तो परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण यानी पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा की किस अधिकार से आप इस पद या दायित्व को का निर्वहन कर रहे हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 4, 3, 5, 1, 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। आप देख सकते हैं, कथन है दोस्तों कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत है। देखिए, पहला कथन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, बाद में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन या चीन में। तो सही उत्तर ग्रेट ब्रिटेन में। दोस्तों राइट टू सर्विस यानी सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसको सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। दोस्तों आप जान लीजिए कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ ये है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर या अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स और AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों गोलकनाथवाद ये 1967 का है। केशवानंद भारती 1973 का आप सभी जानते हैं और मिनर्वा मिल्स 1980 का है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये 1950 का वाद है। तो सबसे पहले डी हो जाएगा, डी सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आप बताइए कौन सा होगा?
फिर ए हो जाएगा, फिर बी, सी। डी, ए, बी, सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और आप जान लीजिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये तीनों ही कथन राष्ट्रगीत के गाने के लिए सही हैं। तीनों ही कथन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वातंत्र्य का उल्लंघन है और न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ ये भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो सही उत्तर अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि देखिए, किसके मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ऑप्शन है संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध, समानता या फिर स्वतंत्रता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 19(1) ख में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध यानी बिना हथियारों के सम्मेलन या उनके एक जगह पर सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है। और इस अधिकार को सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि के माध्यम से सीमित कर सकती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता को सीमित करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।